सूर्यास्त का समय है। माधव और केशव सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे जंगल के रास्ते घर लौट रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। केशव भाई, अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। गांव में अकाल पड़ा है, काम मिल नहीं रहा। मुझे लगता है हमें सूर्यगढ़ शहर जाकर महाराज विक्रम सिंह की शरण लेनी चाहिए। महाराज की शरण? माधव भाई, राजा के पास हम जैसों के लिए वक्त कहाँ। व्यापार करना हो तो पैसा चाहिए, और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी अचानक उनकी नजर जंगल के बीचों बीच एक विशाल खंडहर हो चुकी हवेली पर पड़ती है। हवेली के चारों ओर काली धुंध छाई है। केशव, जल्दी चलो। कहते हैं ये हवेली शापित है। यहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। इसे काल हवेली कहते हैं। केशव रुकते हुए हवेली को गौर से देखते हुए। रुको माधव, तुम डरते बहुत हो। देखो तो सही, कितनी बड़ी हवेली है। भले ही खंडहर है, लेकिन इसके अंदर कोई पुराना खजाना या कीमती सामान तो होगा ही। अगर एक छोटी सी मूर्ति भी मिल गई तो हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। नहीं केशव, लालच मत करो। ये जगह ठीक नहीं लग रही। गरीबी से मरने से अच्छा है एक बार किस्मत आजमाई जाए। चलो मेरे साथ। दोनों डरते डरते हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई मूर्तियां हैं। बीचों बीच एक सिंहासन पर एक सुंदर रानी की पत्थर की मूर्ति रखी है। माधव, देखो, यह मूर्ति तो किसी महारानी की लगती है। इसके गले में हार देखो, काश ये असली होता। तभी अचानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है। एक विशालकाय चील, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हैं, उनके ऊपर मंडराने लगती है और उनके ठीक सामने आकर बैठ जाती है। इतनी जल्दी मत डरो बालको। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। बह! भूत! केशव भागो! ठहरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं, धनवान बनाने आई हूँ। मैं जानती हूँ माधव, तुम्हारी झोपड़ी में आज आग नहीं जली। और केशव, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हारे पास एक सिक्का भी नहीं है। आप आप हमारे बारे में इतना कैसे जानती हैं? आप कौन हैं? मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने के उस तालाब का रास्ता बता सकती हूँ जहाँ पानी की जगह पिघला हुआ सोना बहता है। बदले में तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। और कैसा काम? सूर्यगढ़ के महाराज का सबसे छोटा पुत्र, राजकुमार आर्यन, उसे बस एक बार इस हवेली के आंगन तक ले आओ। बस इतना ही। यह पाप है। हम राजकुमार का अपहरण नहीं कर सकते। महाराज हमें मृत्युदंड देंगे। सोच लो, एक तरफ मौत जैसी गरीबी है और दूसरी तरफ इतना सोना कि तुम खुद के महल बनवा लोगे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। फैसला तुम्हारा है। माधव और केशव अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नियों माया और सुलोचना को सब बताते हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर उस चील ने सोना दे दिया तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। राजकुमार का क्या है? राजा के तो और भी बेटे हैं। हाँ माधव, हमें अपनी गरीबी मिटानी ही होगी। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। पत्नियों के उकसाने पर माधव और केशव का ईमान डोल जाता है। वे राजकुमार के अपहरण की योजना बनाते हैं। दोपहर का समय। सूर्यगढ़ के शाही बगीचे में राजकुमार आर्यन एक दासी के साथ खेल रहे हैं। माधव और केशव झाड़ियों में छिपे हैं। जैसे ही दासी पानी लेने जाती है, वे राजकुमार का मुंह दबाकर उसे उठा ले जाते हैं और काल हवेली पहुंचते हैं। शाबाश, तुम अपना वादा निभाया। ये लो, ये जादुई नीलम। आज रात जब चांद आसमान के बीच में होगा, ये नीलम तुम्हें सोने के तालाब का रास्ता दिखाएगा। रात को नीलम की रोशनी का पीछा करते हुए वे जंगल की एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां वास्तव में सोने के सिक्कों और गहनों से भरा एक तालाब है। सोना! हर तरफ सोना! माधव, हम अमीर हो गए। वे बोरे भरकर सोना घर लाते हैं। तभी अचानक वही सुंदर रानी, मूर्ति वाली, उनके घर में प्रकट होती है।
मूर्ख इंसानों, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें दान दे रही हूँ? मुझे पुनर्जीवित होने के लिए एक निर्दोष राजवंशी का रक्त, 2 लालची स्त्रियों की बलि और इस जादुई सोने की शक्ति चाहिए थी। तभी अचानक माया और सुलोचना धुएं में विलीन होकर गायब हो जाती है। सोना भी गायब हो जाता है। माधव और केशव रोने लगते हैं। नहीं, हमें क्षमा कर दो। तभी पीछे से महाराज विक्रम सिंह और साधु महाकाल सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। रुको, दुष्ट मायावती, तेरा अंत समय निकट है। माधव, केशव, तुम दोनों ने मेरे भरोसे का यह सिला दिया। राजन, इन्हें दंड बाद में देना, पहले इस चुड़ैल को रोकना होगा। यह आपकी सौतेली मां मायावती है, जिसने काली शक्तियों के लिए पूरे परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी। मैंने इसे चील बनाया था,